एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं संजीव कुमार आपका एक बार फिर से अपने स्टडी पॉइंट जैसे क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की स्थिति एवं आकार, और बड़े ही धुआंधार तरीके से हम लोग शुरू करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे होंगे, भारत की स्थिति के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को नोट करते रहिएगा, दिमाग में बिठा लीजिए, खा जाओ, चबा जाओ, निकल जाओ। चलो शुरू करते हैं जी। देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आप पहले डायरेक्शन को समझ लीजिए। ऐसे ऊपर वाला हिस्सा होता है नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, और ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है जी। तो मान लो हमारे एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए कि जो हमारा इंडिया है उसका एक्सटेंशन पूछ लिया जाए, वही लॉन्गिट्यूडनल कितना है, तो आपको ध्यान देना है कितना है, 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। किधर में? पूरब में। याद रखना ये पूरब में है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये वाला तो ईस्ट गुरुजी बताया आप, और ये वाला तो वेस्ट बताया, तो फिर आप यहाँ पर ईस्ट और ईस्ट कैसे कर रहे हैं? तो मेरे लाल, मेरे पूत, मेरे नीले, मेरे पीले, यहाँ देखो एक छोटा सा बना दिया मैंने ग्लोब। ठीक है जी। ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा। इसके ऊपर मेरे लाल, मेरे पूत, मेरे सोना, यहाँ मैंने कर दिया, ये हो गई आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा है कितने पर? 23.5 डिग्री पर भूमध्य रेखा से। अब आप यहाँ देखिए, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जो लाइन आ रही है, इसे हम जीएमटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाल? जीएमटी बोलते हैं। तो इस जीएमटी के इधर में आप देख रहे हैं, इस जीएमटी के इधर में ही तो है हमारा इंडिया। ये तो आप सबको पता है कि कर्क रेखा हमारे इंडिया के बीच से होकर के गुजरती है मेरे लाल। ठीक है ना। अब इस जीएमटी के पूरब में है, इसीलिए यहाँ पर आप पूरब देख रहे हैं। ठीक है। और अब आप देखेंगे भाई नॉर्थ से साउथ तक का कितना एक्सटेंशन है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लिखा होगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, यानी कि उत्तर। 37 6 से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। अब उत्तर का मतलब कैसे? तो यहाँ देखो मेरे लाल, ये भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में ही तो है, तो ये वाला एंडिंग पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। तो ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, और एक चीज़ समझिए यहाँ बेहतरीन तरीके से, आपको थोड़ा सा मैप में समझा दे रहा हूँ मैं। अरे यार ये टेक्निकल इशू बहुत दिक्कत रहती है। देखो यहाँ देखो, ये मैंने बना दिया, ये ग्लोब हो गया आपका। ठीक है जी। इसमें आपको समझना है, एक ऐसी रेखा जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है उसे हम लैटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे सोना, मेरे मोना? लैटीट्यूड कहते हैं। ठीक है, यानी कि अक्षांश रेखा। तो पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखा खींची जाती है, और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं। ठीक है जी। तो जो पृथ्वी को भाग में बांटती है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि भू मतलब पृथ्वी और मध्य माने बीच में। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीच में होती है, और ये हमारे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाला गोलार्ध हो जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला होता है साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा जाती है जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। वैसे ही 23.5 डिग्री साउथ में एक रेखा जाती है, उसे हम बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है ना। ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये मैंने आपको भी बेसिक चीज़ें बताई हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ समझिए, ये अब अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, यानी कि भारत हमारा कहाँ पर समाप्त हो जाता है, वो वाला पॉइंट कौन सा है, तो उसे हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए विच इज़ द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर इंडिया, तो हो जाएगा इंदिरा कॉल। ठीक है जी। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सदर्न मोस्ट कौन सा है, तो आपको ध्यान देना है इंदिरा पॉइंट, और ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। यानी कि पूछ लिया जाए दक्षिणतम बिंदु कौन सा भारत का है, तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलो वेरी गुड, नाउ यू आर वेरी स्मार्ट।
अब आपसे अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की जो लैंड फ्रंटियर है, स्थलीय सीमा भारत की कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 15,200 किलोमीटर। लैंड फ्रंटियर मतलब यहाँ से ये देखो, ये ऐसा कोई हिस्सा जो किसी वाटर बॉडी से ना टच करता हो उसे हम लैंड फ्रंटियर में काउंट करेंगे। मेरे लाल मेरे पूत, ये वाला हिस्सा, ठीक है जी, ठीक, ये वाला हिस्सा जो है, ये मिड वाला हिस्सा, ये इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं लैंड फ्रंटियर। तो कितना है ये? 15,200 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है फिगर, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब अगर डिस्टेंस पूछ ले किलोमीटर में कि नॉर्थ से साउथ तक कितना, यानी कि यहाँ से लेकर के नीचे तक आप आएंगे कन्याकुमारी तक, तो कितने किलोमीटर आपको ट्रेवल करना पड़ेगा? तो आपको ध्यान रखना है 3,214 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर मान लो अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से आपको चलना हो और ये गुजरात यहाँ तक आना हो तो कितने किलोमीटर आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 2933, यानी कि 2,933 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी आप एक लाइन ये देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, जो हमारे भारत के बीच से होकर के गुजरती है। तो प्रश्न अब अगर ये बना लिया जाए कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनसे एक कर्क रेखा होकर के गुजरती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेरे लाल मेरे पूत, कितना आंसर हो जाएगा? 8। कितना? 8 राज्य, यानी कि 8 स्टेट्स हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ जो मैंने बहुत पहले सीखी थी, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। कैसे याद करेंगे? मित्र पर गमछा झार, तो मित्र पर गमछा झार, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब मित्र का मतलब लिखेंगे यहाँ पर, हो गया मेरे लाल मिज़ोरम। क्या हुआ? मिज़ोरम। त्रा से हुआ मेरे लाल त्रिपुरा, पा से मेरे लाल क्या हुआ? पश्चिम बंगाल, रा से क्या हुआ मेरे लाल? राजस्थान। क्या हुआ मेरे लाल? राजस्थान। गा से क्या हुआ? गुजरात, ठीक है। माँ से क्या हुआ? मध्य प्रदेश। बोलते रहा करो। मध्य प्रदेश। माँ से क्या हुआ? मध्य प्रदेश। क्या बात, सो रहे हो? जागते रहो, आंखें खुली रखो भाई। छा से क्या हुआ? शाबाश, नाउ यू आर अ वेरी गुड बॉय। और झाड़ से क्या हुआ? शाबाश। तो ये 8 राज्य समझ में आ गए। ये वो राज्य हैं जहाँ से आपकी कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो पहला अध्याय समाप्त। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब यहाँ देखेंगे, अब जैसे मान लो पूछ लिया जाए तुमसे समुद्र तट की लंबाई, ये वाला प्रश्न आ जाए कि भारत की कुल समुद्र तट की लंबाई कितनी है, यानी कि वो एरिया जो समुद्र से लगा हुआ हो, तो आंसर हो जाएगा 7,516। कहीं कहीं पर ये आपको 7,517 मिलेगा, 7,516 मिलेगा। दोनों में से कोई ऑप्शन है तो आप उसको टिक कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। आपको ध्यान रखना है, जो ये आप कोस्टल एरिया की लंबाई देख रहे हैं, ये इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज़ करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ समझो, समुद्र की लंबाई मतलब यहाँ से ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेकर के ये जो हिस्सा है, यानी कि इसको अगर मोटा मोटा सा ऐसे ऐसे बना लें, ये वाला हिस्सा, तो इसकी लंबाई आपकी है 7,516। इसमें ध्यान आपको रखना है, इसमें आपका ये अंडमान निकोबार जो देख रहे हैं ये भी शामिल है। यानी कि अंडमान निकोबार को शामिल करते हुए अगर समुद्र तट की कुल लंबाई हमसे पूछी जाए तो हम बताएंगे 7,516। अब अगर केवल मुख्य भूमि तट रेखा देखी जाए, इसको अंडमान निकोबार को छोड़ दिया जाए, तो कितना आंसर होगा? 6,200 किलोमीटर। यानी कि अंडमान निकोबार को इंक्लूड करेंगे तो 7,517 आ जाएगी, और अगर आप इसको छोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 6,200, ठीक है। हाँ, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए हमारा जो ये वाला हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हैं, इसे हम प्रायद्वीप भारत कहते हैं। अब प्रश्न ये पूछ लिया जाए कभी कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भूभाग, पृथ्वी का भूभाग जिसके तीनों तरफ पानी हो, ठीक है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो आप इसके पूरब साइड में देखेंगे BOB है, यानी कि वेस्ट ऑफ बंगाल है। नीचे आप देखेंगे तो इंडियन ओशन है, यानी कि हिंद महासागर है। क्या है मेरे लाल? हिंद महासागर। और वेस्ट में देखेंगे तो क्या है? अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर है, ठीक है जी। तो 3 तरफ से हो गया, तो इसे प्रायद्वीप बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसके सटे हुए राज्य देख लो। देखो
ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये हो गया भूटान, और ये हिस्सा देख रहे हैं, ये हो गया बांग्लादेश, और ये हो गया म्यांमार। ये भारत के पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट, इसे बोलते हैं श्रीलंका, ठीक है। ये रामेश्वरम यहाँ बांध है जिससे हम लोग आराम से पहुँच सकते हैं, ठीक। और इधर में आप देख रहे हैं पाकिस्तान है, इसके ऊपर ये अफ़गानिस्तान है, और यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, चीन, और यहीं पर आपका पड़ता है नेपाल भी, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अब अगर प्रश्न पूछ लिया जाए भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो आंसर लगाएंगे किसमें? भारत के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। ये उत्तरी पूर्वी भी ध्यान रखना, मैंने आपको भी मैप में समझाया था, याद रहेगा कि नहीं? हाँ चलो अब यहाँ समझते हैं थोड़ा सा। देखिए हमारे भारत से समय मानक रेखा जाती है, एक तो आप जानते हैं कि जीएमटी का नाम सुना होगा, जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। ये कहाँ से निकलती लाइन है? लंदन से निकलती है, ठीक है। तो लंदन के टाइम में और हमारे इंडिया के टाइम में 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है। क्यों ऐसा है कि जो भी लाइन ग्लोब के बीच में है, अगर इसके पूरब में जाएंगे तो टाइम इंक्रीज़ होता है, जीएमटी के पूरब में बढ़ेंगे तो टाइम और डे बढ़ेगा, टाइम डे और डेट, और अगर इसके पश्चिम में आएंगे तो घटेगा। तो ये लंदन जो है यहाँ पर है और हम लोग इधर हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ का टाइम और लंदन के टाइम में 5.5 घंटे का अंतर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जीएमटी को बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। तो अब एक बात और समझ लो, आप जैसे ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये अरुणाचल प्रदेश का है और ये गुजरात का है। तो जब सूरज यहाँ सबसे पहले निकलता है और यहाँ पर निकलने में 2 घंटे का अंतर आता है। कितने घंटे का अंतर आता है? 2 घंटे का अंतर आता है। प्रश्न अब ये बना लिया जाए कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलने का टाइम और गुजरात में सूरज निकलने का टाइम में कितने घंटे का अंतर है, तो क्या बताएंगे? 2 घंटे का। अब आप ये सोचो, अब ऐसे तो यहाँ पर जितने भी राज्य हमारे आएंगे कहीं ना कहीं पर तो अलग अलग टाइम होगा, कहीं पर 15 मिनट का अंतर आएगा, कहीं पर 10, कहीं 20, कभी आधे घंटे, 1 घंटा और 2 घंटा, तो तब तो अलग अलग टाइम हो जाएगा। पता लगे जो है भाई आपकी वो मतलब रिलेटिव पत्नी आपको मिलने के लिए बुला रही है, आपने डेट दी है, और पता लगे आपको बताया 12:10 पे आओ, ठीक है। तो उधर वाला बंदा तो 12:10 पे पहुँच जाएगा, आपका तो 12:10 देर में बजेगा, तब तक पता लगे कि आपका रिलेशन ख़राब हो जाएगा, हो सकता है तुम्हारी मारो हो जाए, है कि नहीं। इसीलिए ये सुविधा को देखते हुए हमारे यहाँ इंडिया में एक टाइम जोन बनाया गया कि अब जितनी भी घड़ियाँ हैं वो यहीं से मिल करके चलेंगी और सारी घड़ियों में एक ही टाइम प्रदर्शित किया जाएगा। तो उस रेखा को हमारे यहाँ बोला गया है IST। क्या बोला गया है? IST। आई का मतलब इंडियन, यस का मतलब स्टैंडर्ड, टी का मतलब टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं यमोत्तर मानक रेखा यानी कि समय सीमा रेखा। तो भारत की समय जो समय है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटा आगे है मेरे भाई? ये देखो 5.5 घंटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ प्रश्न ये बना दिया है कि भारत की जो यमोत्तर रेखा है, समय मानक रेखा है, वो कहाँ से गुजरती है, कहाँ से निकलती है, तो कितने पर देशांतर पर निकलती है? तो याद रखना पहले 22.5 पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है भारत की समय मानक रेखा। कहाँ से? तो याद रखना ये हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है इलाहाबाद में, इलाहाबाद जिसको अब हम लोग प्रयागराज बोलते हैं, इलाहाबाद के नैनी में। कहाँ? इलाहाबाद के नैनी में। प्रश्न ये बना दिया जाए कि भारत की समय मानक रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जगह से, तो इलाहाबाद के, और इलाहाबाद में भी कहाँ, तो आंसर हो जाएगा नैनी। दूसरा ये पूछ लिया जाए कितने देशांतर पर भारत की समय मानक रेखा अवस्थित है, तो आंसर हो जाएगा 22.5 डिग्री पूर्वी, ठीक है, ये याद रखना है। बोलो हाँ या ना। अब दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, ये समय मानक रेखा आपके कितने राज्यों से होकर के जाती है भारत में, मतलब कहाँ कहाँ से होकर के जाती है, ठीक है। तो उसको आप देख रहे होंगे, ये टोटल जो है हमारे यहाँ पर, टोटल हमारे यहाँ पर जो जाती है वो है 5। ये आप देख रहे होंगे कितने राज्यों से होकर के जाती है, ये लिखा है आपके सामने 5 राज्य। कौन कौन से हैं? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्रा। मतलब आप मैप से भी समझ सकते हो, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब एक ही सीरियल में आपके पड़ जाएंगे। चाहे तो आप देखो यूपी, MP, UM,
ओ ए, उपमाओं करके याद कर सकते हैं। जिस तरीके से आप ट्रिक बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं, या फिर आप मैप के सहारे से याद कर सकते हैं। देखो मैप के सहारे से कैसे याद करेंगे, आपको मैप का तरीका बताते हैं। देखो ये आपको दिख रहा है बढ़िया सा, देखो यहाँ पर हमारा यूपी पड़ता है, हाँ ये देखो ये यूपी हो गया, और ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड है ये, और यहीं पर आपका जो है नीचे इसके आएंगे तो ये छत्तीसगढ़ पड़ता है, ठीक छत्तीसगढ़, और यहाँ आपका पड़ जाए उड़ीसा यहीं पर ये वाला हिस्सा, और ये हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश में लग जाता है। तो एक ही साइड के आपको राज्य याद रखने हैं। मान लो आपको पेपर में यहाँ दे दिया राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, या फिर कर्नाटक, केरला, तो आपको पता है इधर है, जबकि ये आती यहाँ से है, ठीक है। तो वैसे भी आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा बस, भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। देखो मसला ये है, क्या मसला है? बदतमीज हो तुम, नालायक हैं। इतना पढ़ाया करो तो चुपचाप पढ़ा करो, बहुत मारोगी तुम्हारी। तो वो एक शायरी थी, वो कौन सी शायरी थी भाई, एक बढ़िया थी, उसको थोड़ा सा सुनाते हैं आपको, मोटिवेशनल वाली है, सुनिए और समझिए, काम की है ये। हाँ तो सुनिए, यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, मेरी रेत दरिया हमारा, किसी के पिताजी ने कल मुझसे कहा कि मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। तो मेरे लाल, ये पढ़ने का टाइम है, बनने का टाइम है, इधर उधर की मोहमाया में नहीं पढ़ना है, कंसंट्रेशन देना है यहाँ पर, लगातार मेहनत से पढ़ते रहना अगर फ्यूचर बनाना है कि नहीं। वो एक कहावत सुने हो कि पैसा होगा तो सब कुछ तुम्हारे पीछे भागेगा, आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आँख कान नाक खोल कर पढ़ो, लिवर लिवर ना करो। चलो आगे देखो, भारत के पड़ोसी देश देखो भैया, तो ऊपर बता ही दिया था, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, सबसे कम स्थलीय सीमा इसकी लगती है। तो ये भी प्रश्न आ जाता है छोटे छोटे एग्ज़ाम में, मान लो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया, वीडियो का हो गया, जूनियर असिस्टेंट का हो गया, जो सी ग्रेड या डी ग्रेड में आते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो प्रश्न अगर बना दिया जाए कि भारत की सीमा से लगने वाला ऐसा देश जिसकी स्थलीय सीमा सबसे कम हो, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? अफगानिस्तान। और भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है? तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है जी, चलो वेरी गुड। बाकी तो ये बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ये सब बता दिया मैंने। आगे देखो, अब आपको ये सब पता ही है कि भाई टोटल राज्य भारत कितने हैं, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश अब कितने हैं? 8 है कि 7 हैं? पहले 8 थे, अब 7 हैं, ठीक है। और इनको बांटा कैसे गया? तो भाषा के आधार पर बांटा गया है। तो प्रश्न कभी बना लिया जाए, ये जो भारत के राज्यों का बंटवारा हुआ किसके आधार पर हुआ है? भाषा के आधार पर, ठीक है। भाषा के आधार पर जो है सबसे पहले विभाजित होने वाला राज्य कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। याद रखना, कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश 1953 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। और सबसे छोटा हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा गोवा। कौन सा हो जाएगा? एक चीज़ यहीं पर और समझ लो, बता दे रहा हूँ मैं। देखो, करेक्शन करेंगे, हाँ ये ठीक है। अभी दादर नगर हवेली मिला करके ये एक मिलेगा, तो टोटल जो है आपके 8 हो गए, 8 हैं, ठीक। चलो वेरी गुड। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, जैसे ये मैंने बना दिया। अब अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा वाटर बॉडी से लगती है, तट रेखा से लगे हुए भारत के राज्य, ठीक है, कितने हैं? तो ईस्ट साइड में आपके 4 हैं और वेस्ट साइड में आपके 5 हैं। तो टोटल कुल कितने राज्य हो गए? 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा वाटर बॉडी से लगती है। अब इसमें आपको यहाँ देखना, देखो ये तो हमारा गुजरात हो गया, ठीक है। गुजरात अभी हम केंद्र शासित प्रदेश नहीं देख रहे हैं, गुजरात के आगे यहाँ पर आएंगे तो मुंबई हो गया, छोटा सा यहाँ पर गोवा हो गया,
ये कर्नाटक हो गया और ये केरला हो गया। अब इधर आएंगे तो ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ये आपका क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। और ये आपका क्या हो गया, बंगाल। ठीक है जी, याद रहेगा ये, नहीं याद रहेगा? याद रहेगा यार। चलो वेरी गुड। अब ये देखो, थोड़ा सा भौतिक विभाजन है, भारत को कैसे कैसे बांटा गया है, फिजिकल डिवाइडेशन। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि देखो, एक तो उत्तर पूर्वी प्रदेश है, ये वाला हो गया, मान लो ऐसे बना लो आप, भारत का भौतिक विभाजन, ठीक। तो यहाँ पर एक क्या हो गया, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, यानी कि नदन तो आप यहाँ पर लिख लेंगे नर्दर्न, ठीक है, ईस्टर्न हिल एरिया लिख सकते हैं या माउंटेन एरिया लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका हो गया ये प्लेन्स, उत्तर का विशाल मैदान, तो इसको हम केवल प्लेन्स लिख लेंगे, ठीक है। और फिर ये आपका क्या हो गया, दक्षिण का पठार, यानी कि सदर्न प्लेट्यू, सदर्न प्लेट्यू हो गया। और ये थार का मरुस्थल, तो यहाँ पर लिख लो डेजर्ट, ठीक है। और बाकी ये आपका तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, क्या हो जाएगा, कोस्टल प्लेन्स होगा, ठीक है। ये भारत को विभाजित किया गया। तो आप ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये दक्षिण का पठार है यहाँ तक, ये वाला हिस्सा, इसमें आपके कई राज्य जो हैं वो आते हैं, जैसे कि आप महाराष्ट्र भी लगता है, कर्नाटक भी लगता है, केरला भी लगता है, तमिलनाडु भी, आंध्र प्रदेश भी, तेलंगाना तो इसी में है, उड़ीसा का हिस्सा हो गया, सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है, गुजरात का कुछ हिस्सा जो है लगता है, और बाकी ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है बीच वाला, यहाँ लगता है, ठीक। चलो भाई, वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। थोड़ा सा और पढ़ेंगे बस। अब आपको ध्यान देना है, इसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कही जाएगी? तो जैसे आपने देखा होगा, यहाँ देखो, ये वाला हिस्सा, ये कराकोरम है, ठीक है। कराकोरम में केटू गाडविन ऑस्टिन आती है, केटू गाडविन ऑस्टिन, लेकिन ये जो है पीओके में आता है, पाक अधिकृत में। तो ये भारत की खुद की नहीं है, वैसे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है। भारत की केवल स्वतंत्र भारत की पूछी जाए तो कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में पड़ती है। और अगर वो ना हो तो फिर केटू गाडविन ऑस्टिन है ही हमारी। और बाकी तो आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी तो वही है, लेकिन भारत की तो नहीं है ना, वो तो नेपाल में पड़ता है अधिकतर, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ देखिए, और ये आपको ध्यान देना है, बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, और इसी में सबसे ऊंची चोटी पड़ती है एवरेस्ट, यानी कि जो हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, इसको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक। चलो बढ़िया, नोट करो फटाफट। जय हिंद।